नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 9 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका की जो सरकार है, एक तानाशाह जो कुर्सी पे बैठ के पूरी दुनिया पे राज करने की सोच रहा है, अब उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। साथ ही आपको इस वीडियो में यह भी पता चलेगा कि पूरी दुनिया को जंग के मैदान में झोंकने के लिए अमेरिका ने कितने ट्रिलियन डॉलर खर्च करने का फैसला किया है और इसका इंपैक्ट भारत पे कितना पड़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट होगी, इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के अंदर जो हालत है वो बद से बदतर है, बहुत बद से बदतर है। बहुत सारे लोग आपको उम्मीदें देंगे कि नहीं, ईरान में सब कुछ सही है, सारी चीज़ एकदम सिचुएशन के हिसाब से चल रही है, लेकिन सच्चाई क्या है आज आपको इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही सीरिया के अंदर एक बड़ी जंग देखने को मिल रही है और ये जंग किसके बीच हो रही है इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इजराइल ने खतरनाक प्लान बनाया है वेस्ट बैंक को लेकर और इस प्लान का फिलिस्तीन के नेशनलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके हक में दुआ कर रहे थे आज तक? बहुत दिनों बाद ये सवाल पूछ रहा हूँ। जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं उनको पता होगा कि प्रखर राजपूत डेली दुआ करवाता था, जबरदस्ती दुआ करवाता था और आज फिर कह रहा हूँ दुआ कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में तानाशाही के लिए सफेद सांड की तरह घूम रहा था, फाइनली उसकी नाक में नकेल लग गई है और अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? पूरा मामला आपको डिटेल में समझाता हूं। दरअसल जब से वेनेजुएला पे डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया, अमेरिका ने नहीं, ध्यान दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने, जब से वेनेजुएला पे डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया उसी के जस्ट बाद से डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा कि शायद मैं ही खुदा हूं, मेरे पास एक बड़ी आर्मी की ताकत है, मैं उसका मालिक हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अमेरिका में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर डेमोक्रेसी जिंदा है, कई सारे लोग ऐसे हैं। उन्होंने चैलेंज कर दिया इस मामले को और चैलेंज करने के बाद इस मामले को वहां की पार्लियामेंट तक जब लेके गए, सीनेट तक, तो वहां पे वोटिंग हुई। और ताजुब की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हक में जो वोट मिला वो वोट केवल 47 था और डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन में जितने वोट मिले, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितने वोट मिले, वोट 52 थे। यानी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करने वाले अमेरिका के पार्लियामेंट में ज़्यादा लोग हैं और यहीं पर यह बिल पास हो गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी हमला करना है, डोनाल्ड ट्रंप को कहीं भी किसी भी देश पर हमला करना है, तो सारे सांसदों की एक मीटिंग बैठेगी, उनसे डिस्कस किया जाएगा, सब लोग जब एग्री करेंगे तब तो हमला किया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि किसी को भी मन कह दिया और डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बात चढ़ गई तो आर्मी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप मारने को निकल गए और अमेरिका में ही किसी को जानकारी नहीं। अक्सर ऐसा तो होता था कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी देश पे हमला करना हो तो अपनी आर्मी को धीरे से वो परमिशन देते थे, ना ही किसी से बातचीत, ना ही किसी को लूप में रखना, ना ही पार्लियामेंट में कोई चर्चा करना। आप अपने ही देश की खूबसूरती देख लें कि अगर पक्ष को, यानी जो सत्ता पार्टी है, उसको कुछ करना होता है तो अपोजिशन की भी एक मीटिंग बुलाई जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ओवैसी साहब को फोन आया था, ओवैसी साहब गए थे, उन्होंने अपनी सरकार का सपोर्ट किया था कि आप घुस के मारो, तब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। राहुल गांधी को बुलाया गया, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो डेमोक्रेसी ऐसे चलती है, ऐसे नहीं कि आप जीत गए हैं और आपके पास सुप्रीम लीडर वाली पावर है तो आप कुछ भी कर देना ही नहीं, ऐसा नहीं चलता। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नकेल लग चुकी है। हालांकि अमेरिका ने पूरी दुनिया को युद्ध के माहौल में झोंकने के लिए एक नई तैयारी भी कर ली है दोस्तों। दरअसल इससे पहले 2025 में अमेरिका का जो डिफेंस बजट था वो $1 ट्रिलियन था, $1 ट्रिलियन। उसको 2026 में बढ़ा के $1.5 ट्रिलियन कर दिया गया और ये भारत की पूरी इकोनॉमी का 33% हिस्सा है। आप सोचिए, भारत की जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जिसके दम पे हम बड़ा इतराते हैं, उसका 33% तो केवल अमेरिका का डिफेंस है। तो आप सोचिए अमेरिका किस लेवल पे तैयारी कर रहा है, किस लेवल पे पूरी दुनिया को जंग के मैदान में धकेलने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा, यहीं से आप समझ सकते हैं। और उसके रुझान भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
और बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं दोस्तों, बड़ी अपडेट इस समय ईरान से निकल के सामने आ रही है। ईरान के बारे में आपको पूरी दुनिया के जो लोग हैं, ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, 6 लाख 7 लाख 8 लाख दिन भर बकैती करते हैं, गाजा की खबरों को बढ़ चढ़ के बताते हैं। भारत की खबरों को बताना पड़े तो फट जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का डंडा चल जाए। बनेंगे बढ़ के मुसलमानों के रहनुमा, हक की बात जहां करनी हो अपने देश के मुसलमानों की, तो वो यहां पे दर्द हो जाता है, डर लगता है। ऐसे लोग आपको बता रहे होंगे कि यार ईरान में सब सही है, ये जो वीडियोज हैं सब एआई के हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है कि ईरान में प्रोटेस्ट बहुत भयानक तरीके से हो रहा, बहुत भयानक तरीके से। आज ईरान के प्रोटेस्टरों ने आईआरजीसी के हेड ऑफिस को जलाया ही, साथ ही जो सरकारी बिल्डिंगें थी, जो रिजिम की बिल्डिंगें थी, उनको भी आके हवाले कर दिया। उनका थोड़ा सा वीडियो आप देख लें और साथ ही किस हिसाब से लोग सड़कों पे उतरे हैं वो भी आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्टर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि ये पूरी साजिश अमेरिका की है, पूरी साजिश इजराइल की है, लेकिन एक सच्चाई है जिससे आप नकार नहीं सकते। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा और अपने देश का एग्जाम्पल लेकर समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे। हम भले ही ब्लेम कर दें कि सारा खेल मोसाद का है, सारा खेल CIA का है, लेकिन कुछ गलती तो ईरान की सरकार की भी है। कैसे आपको समझाता हूं। अगर ईरान की करेंसी 14 लाख तक पहुंच गई तो ऐसा तो है नहीं कि आज 1 बराबर 1 था और कल 1 बराबर 14 लाख हो गया। धीरे धीरे करके ही डाउन हुई। कभी 100 हुआ होगा, फिर 1000 हुआ होगा, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 14 लाख। जब सरकार इस चीज को नोटिस कर रही थी कि उसकी करेंसी गिर रही है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा तो हुआ नहीं कि अचानक से गिर गया, धीरे धीरे गिरा होगा, 1-2 साल का टाइम लगा होगा कम से कम। तो उस हाल में सरकार कुछ कर नहीं रही थी, उस हाल में सरकार कुछ कर नहीं रही थी। अगर ईरान की सरकार चाहती तो अपना जो डील था, माफी चाहूंगा, अभी कुछ कड़वी बातें भी आपको बता देता हूं, जो लोग ईरान करते हैं, ईरान के अंदर की सच्चाई भी आज आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि 1.5 साल का टाइम मिला होगा कम से कम। इस 1.5 साल में ईरान अगर चाहता तो चाइना से डील करता, रशिया से डील करता और डील करके अपने आप को संभाल लेता, बढ़िया मार्केट ओपन करवाता। लेकिन ईरान ने वो काम नहीं किया। जो सच्चाई उसको आप मानिए। साथ ही ईरान को पता है कि अमेरिका से भी हमारी दुश्मनी है, साथ ही इजराइल हम पे कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने अपनी एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ईरान के पास एक भी फाइटर जेट कायदे का नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है। और इजराइल से इनकी लड़ाई 60 साल से चल रही। उसी 60 साल में इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर F-35 ले आया और ये रशिया से दोस्ती करके कुछ भी नहीं ला पाए। एक S-400 मिला है, वो भी मौके पे काम करता है कि नहीं वो ऊपर वाला जाने। तो ईरान की सरकार की ये गलती तो है कि ना ही इन्होंने डिफेंस में कोई काम किया, ना ही इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में कुछ किया, और ना ही ये डॉलर के टफ कंपटीटर बन पाए। समझिएगा बात को। आवाम का गुस्सा आप गलत नहीं ठहरा सकते कि उस देश की आवाम ने गलती कर दी, नहीं नहीं। हाँ, ये जो हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये गलत है, लेकिन आप आवाम की गलती नहीं दे सकते। आप सोचिए, अभी आपके 1 रुपए की कीमत कुछ ना रहे, आपको $1 के बदले 14 लाख रुपए देने पड़े और आपको सऊदी अरब का वीजा लगवाना हो, आप क्या करेंगे? अभी 1 के बराबर 90 है, तब तो हम लोग छाती पीट रहे हैं। जब ये 14 लाख होगा तो हम लोग क्या सोचेंगे? इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा।
तब ईरान की आवाम का भी दर्द आपको पता चलेगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि गजा और वेस्ट बैंक की जमीन को बांटने के लिए इजराइल ने खतरनाक प्लान बनाया है। प्लान का नाम है E1 और इस प्लान के तहत अब वेस्ट बैंक की जमीन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और बांटने के बाद वेस्ट बैंक की जमीन पे बस्तियां बसाई जाएंगी। ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया में इसको लेके प्रोटेस्ट हुआ, फिलिस्तीनी लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन इजराइल ने सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल के टेंडर निकाला है। टेंडर मतलब जो भी ये काम कर सकता हो, जो कंपनी आके वेस्ट बैंक के उस हिस्से में बिल्डिंग बना सकती हो आके बनाए और पैसा सरकार से ले, ये टेंडर निकला है। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यानी ये पूरी दुनिया के विरोध का कोई मतलब नहीं है और ये बात पूरी दुनिया की ही गलती हुई है। आप अगर सही से अपने लेवल पे विरोध करते तो इजराइल झुकता, लेकिन डील सबको करनी है अमेरिका इजराइल से, पैसे सबको कमाने हैं। बस मुंह से कहना है कि यार इजराइल ने बड़ा गड़बड़ किया, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। खैर, इधर एक देश है जिसने अमेरिका को घुटनों पे लाया और इस देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि अगर ग्रीनलैंड की जमीन को अमेरिका लेने के लिए आता है तो पहली गोली बिना पूछे हम चलाएंगे और पहले गोली मारेंगे, बाद में पूछेंगे कि तुम क्यों आए थे। यानी इतने साफ लेवल पे धमकी मिली है कि इस बार भाई साहब कोई तो मिला इनको। मतलब डेनमार्क ने कहा कि पहले हम गोली मारेंगे, बाद में हम पूछेंगे कि तुम यहां क्या करने आए थे। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी धमकी मिली है तो अमेरिका के अंदर डर तो होगा, क्योंकि जो देश इतना सनकी हो आप उससे लड़के जीत नहीं सकते, समझिएगा। खैर, इधर सीरिया से भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि सीरिया के अलेप्पो में कुड्स और बाकी जो संगठन है उनके बीच हैवी क्लैशेस देखने को मिले हैं। क्या अपडेट है, क्या कुछ होगा, उसको अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं फिर से कमेंट करके बताइएगा। तब तक ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।